आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, टॉपिक मीन प्रैक्टिस सेट। आज हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट कार्बोहाइड्रेट्स पर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर में जो है वो त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर हमको तत्काल एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो तत्काल एनर्जी के लिए हम जो उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ का हमको उपयोग करते हैं जो, वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन से तत्व भाग लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जब हम संगठन करते हैं, मतलब जब वो बनता है तो बनता किन किन तत्वों से मिलकर जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है? ए ऑप्शन आपका ए है कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी उपरोक्त सभी। तो जो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं वो आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से तत्व इसमें भाग लेते हैं? तो इसमें जो तत्व भाग लेते हैं, कार्बन भी उपस्थित होता है, हाइड्रोजन भी इसमें उपस्थित होता है, ऑक्सीजन भी इसमें उपस्थित होता है। ठीक है। बात अगर कार्बोहाइड्रेट की करें तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो होता है वो HCH2O होता है। कौन सा आपका? CH2O होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। इसे श्वेत सार, शर्करा और कार्बोज तथा CHO के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बाकी और जितने भी आपके पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों का पाचन देर से होता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और तत्काल एनर्जी के लिए त्वरित ऊर्जा को जो स्रोत होता है, और हमारे जो त्वरित ऊर्जा के स्रोत के लिए हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं। और हमारी जो ह्यूमन थाली है, मतलब हम भारतीयों की थाली में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 60 से 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे वो आलू के रूप में हो, चाहे वो शक्कर के रूप में हो, मतलब किसी न किसी रूप में हमारे जो थाली में सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितनी होती है? किस आहार में, जो भारतीय ह्यूमन जो इंडियन थाली होती है, इंडियन जो भारतीय आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की लगभग कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70% या 70 से 80%। तो भारतीय आहार में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है वह लगभग 60 से 70%। कितनी? आपकी 60 से 70% यह प्रेजेंट होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सर्वाधिक ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। जो सर्वाधिक ऊर्जा की पूर्ति होती है हमारे शरीर को, वह कार्बोहाइड्रेट के ही माध्यम से ही होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? किस आधार पर? तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? रासायनिक संगठन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने आपके? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एक अणु क्या होते हैं? भाग लेते हैं। कितने अणु? एक अणु उसमें भाग होते हैं और भाग लेते हैं, और यह जो होता है मतलब सबसे सरलतम रूप होता है। नेक्स्ट आपका है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु जो है वो भाग लेते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट के 2 या 2 से अधिक अणु जो है वो भाग लेते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई, पॉली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
कार्बोहाइड्रेट की निम्न में से आधारीय संरचनात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट की आधारीय रचनात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है? अमीनो अम्ल है, ग्लिसरॉल है, शर्करा है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट की जो आधारी रचनात्मक इकाई है वो आपकी क्या है? शर्करा है। कौन सी? शर्करा है। यह इसकी क्या है? रचनात्मक इकाई है। बात अगर अमीनो अम्ल की जाए तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की आधारित संरचनात्मक इकाई है। ग्लिसरॉल जो है वो वसा की आधारित संरचनात्मक इकाई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शर्करा जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की आधारीय संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सा आता है? इसमें मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है वो निम्न में से कौन कौन सा आएगा? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी गैलेक्टोज, डी उपरोक्त सभी। तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है वो इसमें से आपके कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। फ्रक्टोज जो है वो आपका जो है वो फ्रक्टोज जिसे हम फलों की शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज जो है इसे दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। तो बात यहाँ पर मोनोसेकेराइड की हो रही है, तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है वो आपका ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है और गैलेक्टोज भी आता है। ये तीनों जो है इसके पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। किसके? मोनोसेकेराइड के पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप निम्न में से कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम मतलब इसका आसानी से पाचन हो सके, कार्बोहाइड्रेट का वह कौन सा फॉर्म होता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, सरल रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से विभाजित हो जाए, वह आपका कौन सा रूप है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम रूप होता है वह आपका कौन सा सेकेराइड होता है? मोनोसेकेराइड होता है। कौन सा सेकेराइड? मोनोसेकेराइड होता है। और इस मोनोसेकेराइड में जो कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं, कितने अणु भाग लेते हैं? तो मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के एक अणु भाग लेते हैं। कितने भाग में होते हैं? इसमें एक अणु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका पाचन जो है वो आसानी से और जल्दी ही इसका पाचन हो जाता है। जबकि डाइसेकेराइड सबसे ज्यादा जो देरी से पाचन होता है वो पॉलीसेकेराइड का होता है। किसका होता है? पॉलीसेकेराइड का होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो या दो से अधिक अणु जो है वो भाग लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। मोनोसेकेराइड में कार्बन के कितने परमाणु लगभग उपस्थित होते हैं? किसकी बात हो रही है? मोनोसेकेराइड की बात हो रही है। तो मोनोसेकेराइड में जो कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो लगभग लगभग कितने उपस्थित रहते हैं? 2 से 3 परमाणु होते हैं, 4 से 5 होते हैं या 3 से 7 होते हैं या 8 से 9 होते हैं। तो मोनोसेकेराइड में कार्बन, चूंकि ये क्या होते हैं, कार्बन इसमें उपस्थित होता है, CH2 इसका सूत्र ही होता है। तो क्या है आपका? तो इसमें कार्बन जो है वो आपके उपस्थित होता है। कार्बन की उपस्थिति के कारण जो है उसके परमाणु जो लगभग कितने मात्रा में उपस्थित होते हैं? तो इसके जो परमाणु है वो लगभग 3 से 7 जो है ये क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा रंगहीन, घुलनशील तथा मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है? इसमें से कौन सा जो रंगहीन, घुलनशील और मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या इनमें से सभी? तो निम्न में से जो रंगहीन, घुलनशील तथा मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका मोनोसेकेराइड होता है। कौन सा? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत यह आता है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जीवों में लगभग कितनी कार्बनीय शर्कराएं उपस्थित होती है? जो जीव होते हैं इन जीवों में लगभग कितनी कार्बनीय शर्कराएं उपस्थित होती हैं?
3 से 4 होती हैं, 5 से 6 होती है, 6 से 7 होती है या 7 से 8 होती है। तो जीवों में लगभग कितनी कार्बनिक शर्कराएं उपस्थित होती है? तो जो जीव होते हैं उसमें लगभग जो कार्बनिक शर्कराएं उपस्थित होती हैं वह 5 से 6 होती हैं। कितनी होती है आपकी? 5 से 6 होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सट कार्बनिक शर्कराओं में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? किसमें? जो आपकी सट कार्बनिक शर्कराएं होती हैं, इस कार्बनिक शर्कराएं में इसमें से क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है या उपरोक्त सभी? तो सट कार्बनिक शर्कराओं में जो उपस्थित होता है वह आपका सभी पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज भी उपस्थित होता है, फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है और गैलेक्टोज भी इसमें पाया जाता है। तो सट कार्बनिक शर्कराओं में ये सारे तत्व जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रक्त में संचरित होने वाली शर्करा निम्न में से कौन सी है? कौन सी शर्करा इसमें से रक्त में संचरित होती है? रक्त में संचरित होने वाली शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है और गैलेक्टोज है। तो रक्त में संचरित होने वाली जो शर्करा है वह आपकी क्या है? ग्लूकोज है। जब इसी ग्लूकोज की मात्रा रक्त में क्या होती है? बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। जब इसकी कमी होती है तो जब मतलब बराबर रहता है तो ये जो है चूंकि रक्त में ही प्रवाहित होने वाली शर्करा है और जब इसमें इसकी मात्रा जो रक्त में बढ़ जाती है तो बढ़ जाने की मात्रा के कारण जो है वो जगह जगह इकट्ठा होने लगती है जिसके कारण शरीर में क्या होती है? मधुमेह रोग हो जाता है। तो यही जो होता है और इसका कौन सा फॉर्म रक्त में होता है? तो जिसका जो डी फॉर्म होता है वह रक्त में संचरित होता है। रक्त में संचरित होने वाली जो शर्करा है वो ग्लूकोज के डी फॉर्म में जो होती है वो संचरित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज का जो डी फॉर्म होता है वो रक्त में संचरित होता है। ऊर्जा के लिए जो मुख्य रूप से किसका जारण होता है तो या ऑक्सीकरण किसका होता है? इसी डी ग्लूकोज का। किसका? जो डी ग्लूकोज होता है यही हमारे शरीर में ऊर्जा का जारण करता है या ऊर्जा का ऑक्सीकरण इसी डी ग्लूकोज के माध्यम से होता है। सुक्रोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। माल्टोज जिसे जई या अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज दुग्ध शर्करा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डेक्सट्रोज, ग्रेप सुगर, कॉर्न सुगर आदि नामों से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसमें से इसका जो उपनाम कौन सा है? कौन सी ऐसी शर्करा है जिसे डेक्सट्रोज, ग्रेप सुगर, कॉर्न सुगर आदि नामों से जाना जाता है? ए ऑप्शन सुक्रोज, बी ऑप्शन माल्टोज, सी ऑप्शन माल्टोज, सी ऑप्शन माल्टोज। माल्टोज 2 बार हो गया है। सी ऑप्शन आपका इसका ये डी ऑप्शन आपका गैलेक्टोज। ठीक है, तो डेक्सट्रोज ग्रेप सुगर या कॉर्न सुगर के नाम से जाने जाने वाली जो शर्करा है वह शर्करा आपकी ग्लूकोज है। ठीक है, कौन सी है? तो ये जो आपकी यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे ग्लूकोज, ये कौन सी शर्करा होती है? तो यह जो है आपकी ग्लूकोज नाम की शर्करा जो होगी वह होगी। कौन सी शर्करा होगी आपकी? ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, इसको आप ग्लूकोज कर लीजिएगा। कौन सी शर्करा होती है? तो ये जो शर्करा होती है डेक्सट्रोज, ग्रेप सुगर, कॉर्न सुगर आदि नामों से जिसे हम जानते हैं वह शर्करा आपकी ग्लूकोज होती है। कौन सी होगी आपकी? तो वह जो होगी आपकी ग्लूकोज होगी। कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज होगी। इसका जो आंसर सही होगा वो ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे
फलों की शर्करा या लेब्यूलोज कहा जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी शर्करा है जिसे फलों की शर्करा या लेब्यूलोज के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन फ्रक्टोज, बी ऑप्शन गैलेक्टोज, सी ऑप्शन ग्लूकोज, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे फलों की शर्करा या लेब्यूलोज कहा जाता है? तो जो फलों की शर्करा या लेब्यूलोज जो है वो फ्रक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो फ्रक्टोज होता है इसे फलों की शर्करा या लेब्यूलोज कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रक्टोज जो होती है वो क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है। कैसी शर्करा? सबसे मीठी शर्करा होती है। और इस फ्रक्टोज की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो आपका शहद होता है उस शहद में फ्रक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी शर्करा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती? इसमें से कौन सी ऐसी शर्करा है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती बल्कि इसे क्या है अलग से लेने की जरूरत होती है? वह आपकी कौन सी शर्करा होती है? गैलेक्टोज है, माल्टोज है, ए एवं बी दोनों है या उपरोक्त सभी? तो निम्न में से कौन सी शर्करा जो प्रकृति में जो है वो क्या है आपकी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, यह नहीं पाई जाने वाली जो शर्करा है वो आपकी गैलेक्टोज है। कौन सी शर्करा है आपकी? तो यह जो शर्करा है आपकी गैलेक्टोज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। माल्टोज को जई या मंड की शर्करा के नाम से जानते हैं और इसे माल्टोज से ही क्या है जैसे शराब वगैरह जो बनाते हैं तो इसमें क्या है इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और गैलेक्टोज जो होती है ये क्या करती है? मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहा जाता है मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा किसे? गैलेक्टोज को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से निम्न में से कौन सा रोग होता है? जब हमारे रक्त में यदि गैलेक्टोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसमें निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन ओडिमा, बी ऑप्शन गैलेक्टोसीमिया, सी ऑप्शन एनीमिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से जो रोग होता है वो आपको गैलेक्टोसीमिया होता है। कौन सा रोग? तो यह रोग जो है वो गैलेक्टोसीमिया नामक रोग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। ओडिमा जो है इस अवस्था में हमारे शरीर में जो है वो पानी जमा होने लगता है मांसपेशियों में, ऊतकों में। इसमें ओडिमा रोग में जो है वो शरीर में पानी जमा होने लगता है। जबकि गैलेक्टोसीमिया जो है वो गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से यह रोग होता है। एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से, लौह तत्व की कमी से होने वाला आपका रोग है। गैलेक्टोसीमिया के लक्षण की बात अगर करें तो यह रोग कैसा होता है? तो गैलेक्टोसीमिया जो है वो वंशानुगत रोग है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाला यह रोग होता है। इससे बच्चों में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। यह जो रोग होता है वो बच्चों को प्रभावित करता है। तो जब बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तो उनमें विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। उनके ऊतक और अंग में यह क्या होती है? विषाक्तता जमा होने लगती है। रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा के कारण उनके ऊतक और अंग में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है और यह विषाक्तता जो है उनके ऊतकों और अंगों में जमा होने लगती है जिससे उनमें बौद्धिक विकास जैसे उनका बौद्धिक विकास जो है वो क्या है? क्षीण होता है। भाषाई विकास, बौद्धिक विकलांगता, भाषाई विकलांगता, इस प्रकार की जो विकलांगता है उनमें देखने के लिए मिलती है। और वयस्कों में अगर इस प्रकार के लक्षण जो देखने के लिए मिलते हैं या वयस्कों में गैलेक्टोसीमिया नामक रोग हो जाता है तो इसके कारण उनमें हार्मोन्स असंतुलित हो जाता है। ठीक है, उनका जो हार्मोनल डिसबैलेंस, उनके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। किसी हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो किसी हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो कम होने लगता है। ये काफी खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसमें अणु ग्लाइसिटिक बंध
अल्फा 1.4 द्वारा जुड़ते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा क्या इसमें से कौन सा ऐसा बंध है या इसमें से कौन सा ऐसा आपका जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जिसमें अणु जो होते हैं वो ग्लाइसिटिक बंध के माध्यम से अल्फा 1.4 के माध्यम से जुड़ते हैं। ए ऑप्शन आपका डाइसेकेराइड, बी ऑप्शन आपका मोनोसेकेराइड, सी ऑप्शन आपका पॉलीसेकेराइड और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डाइसेकेराइड में जो अणु वस्तु है वो ग्लाइसिटिक बंध के माध्यम से जुड़ते हैं और वह बंध क्या कहलाता है तो अल्फा 1.4 भी कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से ईख की शर्करा, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, सामान्य शर्करा, इन्वर्ट शुगर, टेबल शुगर कहा जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी शर्करा है जिसे ईख की शर्करा, गन्ने की शर्करा या चुकंदर की तथा सामान्य शर्करा, इन्वर्ट शुगर, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर सही होगा वह आपका क्या है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो है इसे कहा जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है तो इसे घरेलू शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरेलू शर्करा भी कहा जाता है। बात अगर लैक्टोज की जाए तो मिल्क शुगर, इसे क्या मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा 6 से 7% पाई जाती है। जो माँ का दूध होता है इसमें लैक्टोज की मात्रा 6 से 7% होती है। गाय के दूध में 4 से 5% लैक्टोज की मात्रा होती है। बकरी के दूध में भी आपकी 4 से 5%। गाय और बकरी के दूध में सेम होती है। माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन लाभदायक जीवाणु लैक्टोबैसिलस तथा विटामिन बी का निर्माण करता है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो लाभदायक जीवाणु लैक्टोबैसिलस और विटामिन बी का निर्माण करता है? ये ऑप्शन सुक्रोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज, डी उपरोक्त सभी। तो निम्न में से यह जो लाभदायक जीवाणु उत्पन्न करता है वह आपका कौन सा है? तो वह जो है आपका लैक्टोज होता है। कौन सा आपका? लैक्टोज होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे नेक्स्ट आपका है माल्टोज। माल्टोज को जई की शर्करा के नाम से जाना जाता है। अंकुरित बीजों की शर्करा कहा जाता है या माल्ट शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज की इसके पहले के क्वेश्चन में हमने पूरे अच्छे डिटेल से बताया कि सुक्रोज को क्या क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दूध का सफेद रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें दूध जो है, दूध का सफेद रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग केसिन और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण, केसिन और आयरन की उपस्थिति के कारण, केसिन और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, केसिन और जिंक की उपस्थिति के कारण। तो दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के? तो केसिन और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंसुलिन कीट वर्ग का बाह्य कंकाल बनाने वाला काइटिन निम्न में से किसके बने होते हैं? इंसुलिन कीट वर्ग का बाह्य कंकाल बनाने वाला काइटिन निम्न में से किसके बने होते हैं? डाइसेकेराइड के, पॉलीसेकेराइड के, मोनोसेकेराइड के या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन जो है वाह कंकाल बनाने वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन से फॉर्म इसका होता है? तो मोनो से जो है पॉलीसेकेराइड का जो फॉर्म होता है वो इसके बने होते हैं। इसीलिए इनका जो डाइजेशन है वो जल्दी से नहीं होता। ठीक है, जो कीट वर्ग का वाह कंकाल है वो क्या जल्दी से जो है वो पचता नहीं है। इसी वजह से ये इसका, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और कठोर जो होता है वो क्या होता है आपका पॉलीफॉर्म होता है।
कौन सा फॉर्म इसका होता है? तो पॉलीफॉर्म होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अनाजों, दालों, फलियों एवं सब्जियों में रेशे के रूप में निम्न में से कौन विद्यमान होता है? किसमें? अनाज, दाल और फलियों तथा सब्जियों में रेशे के रूप में कौन विद्यमान होता है? सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है या ग्लूकोज होता है? तो अनाजों, दालों एवं फलियों में रेशे के रूप में जो विद्यमान होता है वो आपका क्या होता है? तो वह जो विद्यमान होता है वो आपका सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ये सेलुलोज होता है, इस सेलुलोज का मानव में पाचन नहीं होता। किसमें पाचन नहीं होता? तो सेलुलोज का मानव में पाचन नहीं होता। इसके रेशे आंतों की जो गति को क्या करते हैं? इसके रेशे जो होते हैं, इसका पाचन इस मानव में अच्छी मतलब जल्दी नहीं होता। बट अगर क्या है, जैसे आपके मधुमेह है या डायबिटीज के जो पेशेंट है, उनको इस प्रकार के भोजन जो भोज्य पदार्थ जो वो सेवन करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ताकि उनके अंदर जो है वो मतलब उनका जो ये ग्लूकोज का स्तर है, वो ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ ना हो, बल्कि क्या है, एक संतुलित मात्रा में रहे। और जब संतुलित मात्रा में रहता है तभी इसका क्या होता है? पाचन होता है, अच्छी प्रकार से देर से पाचन होता है। तो इसलिए क्योंकि इसके जो रेशियो होते हैं वो आंतों की जो क्रमाकुंचन गति होती है, उस क्रमाकुंचन की गति को तेज कर देते हैं। किसको करते हैं? तेज कर देते हैं इसके रेशियो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और क्या है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में जो आपका सेलुलोज उपस्थित होता है? तो जो अंजीर होता, अंजीर जो खाने वाला फल होता है, उसमें सेलुलोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। स्टार्च, इसका भी क्या है, जल्दी से पाचन नहीं होता, ये हार्डेस्ट फॉर्म होता है। ग्लाइकोजन जो होता है, ये क्या है, इसका संग्रह ग्लूकोज, जब ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को जब हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद यह ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद पुनः यह हमारी यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। जब कभी हम व्रत, उपवास या बीमारी की वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए ये ग्लाइकोजन पुनः जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और जिससे हमारी बॉडी जो है वो उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अनाजों में लगभग कितने प्रतिशत तक स्टार्च पाया जाता है? जो आपके अनाज होते हैं, इसमें कितने प्रतिशत तक लगभग स्टार्च उपस्थित होता है? 60 से 70%, 65 से 75%, 70 से 80%, 80 से 90%। तो अनाजों में लगभग जो स्टार्च पाया जाता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो 65 से 70% जो स्टार्च होता है वो अनाजों में उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कच्चे फलों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? जो आपके कच्चे फल है, इस कच्चे फल में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म जो है वो पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड वाला, डाइसेकेराइड वाला या मोनोसेकेराइड वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो कच्चे फलों में जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म विद्यमान हो जाता है वो आपका कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। कौन सा? पॉलीसेकेराइड होता है। और मोनो और डाइसेकेराइड जो है ये क्या, पक जाने पर यह जो पके हुए फलों में, या जब फल पक जाते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्म जो विद्यमान होता है? तो डाई और मोनोसेकेराइड वाला जो फॉर्म होता है ये पके फलों में विद्यमान होता है। पक जाने पर डाई व मोनो में ये क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। कच्चे में जब कच्चा रहता है तो उसमें वह पाली रूप में रहता है, जब यह फल पक जाता है तो डाई और मोनो में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा परीक्षण मोनोसेकेराइड के प्रकारों की जांच के लिए किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो मोनोसेकेराइड के प्रकार मतलब
प्रकार की जांच करता है कि मोनोसेकेराइड का यह कौन कौन सा प्रकार है। ए ऑप्शन आपका फॉलिंग टेस्ट, बी ऑप्शन बेनेडिक्स टेस्ट, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो मोनोसेकेराइड के प्रकारों की जांच करने के लिए फॉलिंग टेस्ट भी किया जाता है और इसके साथ साथ बेनेडिक्स टेस्ट भी किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब फॉलिंग टेस्ट और बेनेडिक्स टेस्ट दोनों प्रकार के जो टेस्ट है वो मोनोसेकेराइड के प्रकारों की जांच के करने के लिए किए जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा परीक्षण रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जिससे रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए किया जाता है? ओसीजन टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा कि जो परीक्षण है इसमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए किया जाता है? तो दोनों परीक्षण, ओसेजन टेस्ट भी आपका रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए किया जाता है और टोलेंस टेस्ट भी आपकी जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।